नमस्कार बच्चों। इससे पूर्व जो है हमने रिजिड रोटेटर के जो विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं उनके लिए ऊर्जा के मान कितना होता है इसके बारे में हमने पढ़ा और हमने पाया कि ई रोटेशनल जो है उसका मान होता है बी जे इंटू जे प्लस 1। आज हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा जो है वो कितनी कितनी होती है, अलग अलग ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती है। जो रिजिड रोटेटर होता है उसके लिए घूर्णन ऊर्जा का मान हमने पहले भी पढ़ा और वो होता है ई रोटेशनल इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम जो है प्रथम घूर्णन ऊर्जा स्तर के लिए यदि ऊर्जा की गणना करें तो उसके लिए J का मान जो है 1 होगा और जो अभी समीकरण हमने देखा है ई रोटेशनल इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1। तो इसमें J का मान यदि हम रख देंगे तो रखने पर आएगा हमारा ई जे इज इक्वल टू बी जे का मान 1 और j प्लस 1 का मान हो जाएगा 2। तो 2 को इससे गुना करेंगे तो मान आएगा आपका 2b सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि प्रथम घूर्णन ऊर्जा स्तर जो है उसकी ऊर्जा का मान होता है 2b सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से जो है हम अलग अलग ऊर्जा स्तर के लिए घूर्णन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। यदि हम दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर पर विचार करें तो उसके लिए J का मान 2 होता है और जो ई रोटेशनल बी जे इंटू जे प्लस 1 जो फॉर्मूला है उसमें हम J का मान रखेंगे तो J का मान रखने पर आएगा B इंटू जे का मान 2 इंटू 2 प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा 6b। यानी कि जो सेकंड रोटेशनल एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी का मान होगा 6b। फर्स्ट एनर्जी लेवल रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए 2b और दूसरे के लिए 6b। इसी तरह से आप जो है आसानी से तीसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर के लिए घूर्णन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं और तीसरे के लिए जो है J का मान 3 होगा और उस स्थिति में E3 यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल जो है रोटेशनल एनर्जी लेवल उसके लिए हो जाएगा बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर जो है 3 यदि हम रखेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 12b। यानी कि तीसरे ऊर्जा लेवल जो है उसकी ऊर्जा का मान होगा 12b। इसी प्रकार यदि हम चौथे एनर्जी लेवल की बात करें तो उसके लिए J का मान होगा 4 और E4 हो जाएगा बी जे इंटू जे प्लस 1 या 20b। तो इस तरह से हम जो है सभी जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उसके लिए जो है हम ये ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हम पांचवें एनर्जी लेवल की बात करें तो पांचवें एनर्जी लेवल के लिए हो जाएगा 5 इंटू 6 यानी कि 30b। सातवें के लिए हो जाएगा 56b। तो हम जो है सभी एनर्जी लेवल की जो ऊर्जा है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने जो है ये देखा कि प्रथम जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा 2b, दूसरे की जो है 6b यानी कि दोनों में अंतर 4b का, तीसरे जो है उसकी ऊर्जा 12b यानी कि दूसरे और तीसरे के मध्य ऊर्जा अंतर जो है 6b का है और चौथे और तीसरे के मध्य ऊर्जा अंतर जो है वो 8b का है। इसका मतलब ये है कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, यानी कि उनमें जो है बराबर दूरी नहीं होती है, उनकी एनर्जी जो है वो अलग अलग होती है। इस जो है इनको हम इस तरह से जो है शो कर सकते हैं। इसके जो विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं यानी कि J बराबर 0 जो है उसकी एनर्जी 0 होगी, J बराबर 1 की जो है हमने ज्ञात की थी 2b सेंटीमीटर इनवर्स होगी, 2 की जो है 6b, 3 की 12b और J बराबर 4 के लिए जो घूर्णन ऊर्जा है उसका मान होगा 20b।
अब यदि इनके बीच में ऊर्जा अंतराल की बात करें तो 0 और फर्स्ट जो लेवल है उनके मध्य ऊर्जा अंतराल 2b का, फर्स्ट टू सेकंड जो है यदि कोई घूर्णन अणु जो है फर्स्ट ऊर्जा स्तर घूर्णन ऊर्जा स्तर से द्वितीय घूर्णन ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसको 4b ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि कोई जो है दूसरे से तीसरे में जाता है तो 6b ऊर्जा की आवश्यकता होगी और तीसरे से चौथे के लिए 8b ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हमें ये स्पष्ट होता है कि इसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा जो है समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। और इनमें जो है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में यदि कोई अणु जाएगा उत्तेजित होकर के तो उसके लिए अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आगे जो है हम बात करते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की आवर्ती की, कि घूर्णन जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं इनकी आवर्ती कितनी होती है। यदि हम घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की बात करें तो इसमें J2 J+1 के लिए यदि आवर्ती ज्ञात करनी हो तो न्यू बार J2 J+1 के लिए, न्यू बार J के लिए तो होगा BJ × J+1 और J+1 ऊर्जा लेवल है उसके लिए हम J का मान रख देंगे J+1, यानी कि J की जगह J+1 और J+1 की जगह हो जाएगा J+2, यानी कि BJ+1 × J+2 तो हो जाएगा J+1 लेवल की एनर्जी, और J एनर्जी लेवल है उसकी ऊर्जा होगी BJ × J+1 जैसा हम देख रहे हैं। अब ये जो J+1 में से यदि हम J की एनर्जी को घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका BJ+1 J+2 माइनस का J, या यूँ कहें 2BJ+1, यानी कि कोई भी जो ऊर्जा स्तर है J2 J+1 में जो अगर जाएंगे तो उसके लिए जो तरंग संख्या है, अवशोषित जो तरंग की जो आवर्ती या तरंग संख्या है वो होगी 2BJ+1, जहाँ J जो है वो लोअर एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल है, यानी कि J जो है न्यूनतम ऊर्जा स्तर है का मान हमें रखना है। अब हम जो है विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो आवर्ती यानी कि तरंग संख्या जो है उसको ज्ञात करें तो न्यू बार फ्रॉम 0 to 1, यानी कि 0 लेवल एनर्जी लेवल से 1 में यदि जाता है तो उस स्थिति में J का मान हम 0 रख देंगे और 2BJ0+1, यानी कि ये हो जाएगा 2B, यानी कि 0 से 1 में जाएगा तो हमने देखा था 2B एनर्जी की आवश्यकता थी। उसी तरह से यदि ये जो है आपका 1 से 2 में जाएगा तो उस स्थिति में J का मान 1 रख देंगे और ये हो जाएगा 2B1+1, यानी कि ये हो जाएगा 4B। इसी तरह से यदि घूर्णन जो है वो 2+2 से 3 एनर्जी लेवल में होता है, 2 ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में होता है, तो उस स्थिति में J का मान 2 होगा और हम 2BJ+1 में J का मान यदि हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2B2+1, यानी कि 3 × 2B तो 6B हो जाएगा। और अगर इसका संक्रमण जो है वो एनर्जी लेवल 3 से एनर्जी लेवल 4 में यदि होगा तो उस स्थिति में हम J का मान रख देंगे 3 और 3 और 1 4, 4 को हम 2B से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8B। इस तरह से विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के लिए जो आवश्यक जो ऊर्जा है उसकी तरंग जो है अवशोषित जो तरंग है उसकी तरंग संख्या होगी अलग अलग होगी, यानी कि 0 से 1 के लिए 2B होगी, 1 से 2 के लिए 4B होगी, और यदि 2 से 3 में जाता है तो 6B होगी और 3 से 4 में जाता है तो 8B होगी। और जैसा हमने ये इससे पूर्ववर्ती जो डायग्राम था उसमें भी बताया था कि 0 से 1 लेवल में जो ऊर्जा अंतर 2B है, 1 से 2 में 4B, 2 से 3 में 6B और 3 से 4 में जो है 8B होता है। अब ये जो रोटेशनल जो लेवल है इनको यदि हम देखते हैं तो रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा जो होते हैं रिजिड
डाई एटॉमिक रोटेटर के वो इक्वली स्पेस्ड लाइन शो करते हैं, यानी कि इनके बीच में जैसा आपने देखा 2B और 4B 6B 8B, यानी कि प्रत्येक दो सक्सेसिव जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रम जो रेखा है, उनके बीच में 2B का अंतर है, यानी कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड रोटेटर शोज इक्वली स्पेस्ड लाइन, यानी कि जो लाइनें व्यक्त होती हैं उनमें जो है स्पेस जो है वो बराबर होता है, यानी और वो कितना होता है 2B। जैसा कि हम इस डायग्राम में, जैसा हमने पहले भी देखा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, उसमें जब जाता है घूर्णन होता, घूर्णन ऊर्जा स्तरों में यदि ट्रांजिशन होता है तो कितनी कितनी ऊर्जा आवश्यक है, हमने पहले भी पढ़ा था। 2B 0 से 1 में, 1 से 2 में 4B, 2 से 3 में जो है 6B, 3 से 4 में 8B। लेकिन इसमें जो ये रेखाएं प्राप्त होती हैं, पहली जो रेखा है 0 से 1, उसके लिए जो है 2B एनर्जी है। दूसरी जो है उसकी जो 1 से 2 में हो रहा है उसके लिए 4B एनर्जी है, यानी कि इनके मध्य जो अंतराल है वो 2B का है। तो इस डायग्राम को देखकर हम बता सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम में, वो बराबर दूरी पर प्राप्त होती है। तो ये थी घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की आवर्ती। अब हम बात करते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइन, यानी कि घूर्णन स्पेक्ट्रम जो रेखाएं हैं उनकी एनर्जी की, मतलब तीव्रता या इंटेंसिटी की हम बात करते हैं। घूर्णन जो संक्रमण है उसमें स्पेक्ट्रम जो रेखाएं बनती हैं उनकी तीव्रता समान नहीं होती है, क्योंकि घूर्णन स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणुओं का घनत्व कितना है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता विभिन्न घूर्णन स्तरों में जाने वाले अणुओं की सापेक्ष संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों में जाने वाले अणुओं की संख्या पर जो है वो स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता निर्भर करती है। ये जो तीव्रता है वो पहले धीरे धीरे बढ़ती है और एक बार जो है अधिकतम पर पहुंचने के बाद में फिर धीरे धीरे जो है वो कम होती है, यानी कि इंटेंसिटी जो होती है स्पेक्ट्रम लाइंस, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं, उनकी तीव्रता पहले बढ़ती है और बाद में घटती है, और वो इस बात पर निर्भर करती है कि ये जो घूर्णन ऊर्जा स्तर में जो अणु जाते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है। यदि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अणुओं की संख्या जो है अधिक जाती है तो उस में जो स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होगी उसकी तीव्रता अधिक होगी। और ये हमने देखा है कि प्रारंभ में जो है घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता जो है धीरे धीरे बढ़ती है और एक अधिकतम मान पर पहुंचने के पश्चात फिर वो धीरे धीरे घटती है, और जे के जिस मान के लिए स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता का मान उच्च होता है उसे हम जे मैक्स कहते हैं। और जे मैक्स जो होता है उसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का उपयोग करके और किसी भी अणु के लिए जो है जे मैक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, और वो होता है √KT/2BHC इज इक्वल टू 1/2, यानी कि जे मैक्स का मान होता है √1KT/2BHC इज इक्वल टू 1/2, या जहाँ के बराबर होता है बोल्ट्जमान स्थिरांक, ताप है T जो केल्विन में होता है, और C प्रकाश का वेग है, और यहाँ जो B है वो है आपका h/8π²IC, जहाँ h को हम जो है प्लांक स्थिरांक कहते हैं और I जो है वो जड़त्व आघूर्ण है।
अब हम जो है इन स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आवर्ती पर यानी कि तीव्रता को देखते हैं। यदि हम जे और सापेक्ष जो तीव्रता है, रिलेटिव इंटेंसिटी जो है उसके मध्य आरेख खींचे तो हमें जो है अलग अलग तीव्रता की रेखाएं प्राप्त होगी। ये जो प्रारंभ में जो 2b एनर्जी की है, 4b पर जो रेखा है, 6b और 8 तक, यानी कि प्रारंभ में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनकी तीव्रता आपेक्षिक सापेक्षक जो तीव्रता है उसका मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक 8b पर जो स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त हो रही है उसकी तीव्रता अधिकतम है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 10b, 12b, 14b, 16b, उन पर जो है धीरे धीरे जो है तीव्रता कम हो रही है। और हमने पहले ही बात किया था कि प्रारंभ में जो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, एक अधिकतम मान पर पहुंचती है और पहुंच करके वो धीरे धीरे कम होती है, जो इस रिलेटिव इंटेंसिटी और जे के मध्य आरेख में विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। तो आज जो है हमने इस वीडियो में विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तर जो है उनकी ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन किया और हमने पढ़ा कि कोई भी घूर्णन ऊर्जा स्तर जो है उसके लिए एनर्जी का मान Bj×J+1 होता है। और हमने अलग अलग ऊर्जा स्तर यानी कि E1 J बराबर 1 के लिए ज्ञात किया जो 2b होती है, 1 बराबर 2 के लिए, J बराबर 2 के लिए 6b, 3 के लिए जो है 3 जो है उसके लिए जो है हमने निकाला था J बराबर जो 3 है उसके लिए 6b और J बराबर 12b और J बराबर 4 के लिए जो है 20b मान ज्ञात किया था। फिर हमने विभिन्न घूर्णन जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं उनकी आवर्ती पढ़ी और विभिन्न संक्रमण, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब संक्रमण होता है तो अवशोषित विकिरण की जो आवर्ती है उसको हमने देखा कि वो 2b, 4b, 6b और 8b होती है। और ये जो रेखाएं प्राप्त होती हैं ये इक्वली स्पेस्ड होती है, यानी कि इनके मध्य जो अंतराल है, दो क्रमागत रेखाओं के बीच में जो अंतराल है वो सब में समान होता है, 2b के बराबर होता है। और फिर हमने इंटेंसिटी के बारे में बात की और इंटेंसिटी के बारे में हमने बताया कि सभी जो रेखाएं होती हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम में उन रेखाओं की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होती है और ये इंटेंसिटी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में जाने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी उस अवशोषण में जो प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखा है उस स्पेक्ट्रम रेखा की इंटेंसिटी उतनी अधिक होगी। और हमने ये भी पढ़ा कि प्रारंभ में जो है ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे बढ़ती है, एक उच्चतम मान पर पहुंचने के बाद में फिर धीरे धीरे जो है वो कम होती है। तो ये थी आपकी विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, स्पेक्ट्रम रेखाओं की आवर्ती और घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता के बारे में जो है हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।